जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखिए क्या है, हिंदी व्याकरण का वन विचार क्या देखने वाला है। वन और विचार हम लोग का चैप्टर ही है आपका वन विचार। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग क्लास को पार्ट वन क्या है, पार्ट वन वीडियो में देखे थे क्या है, इससे पहले वाला देखे थे। आज हम लोग देखेंगे जाति के आधार पर स्वरों के भेद के देखें, ठीक है ना। तो बोला है आपका कि जाति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा, कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया। एक आपका होता है सजातीय स्वर या सवन, एक होता है विजातीय स्वर या असवन, ठीक है ना वो। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है वो। तो पहला क्या आपका सजातीय, सजातीय स्वर या सवन क्या होता है, हर्ष और दीर्घ स्वर के जोड़े आपस में सजातीय क्या कहते हैं, सजातीय या सवन क्या, सजातीय स्वर या सवन कहे जाते हैं। जैसे में अ और आ, ये देखिए आपका सजातीय है ई और बड़े ई, उ और बड़े उ, ये आपका हो गया सजातीय, क्या हो गया सजातीय। अगला बोला है विजातीय स्वर एवं अस्वन, जिन स्वरों का उच्चारण भिन्न स्वरों से हो उसे विजातीय अस्वर या अस्वर कहते हैं। जैसे में अ ई, अ बड़ी ई, अ उ, अ बड़ी उ, आ बड़ी ई आदि विजाति, क्या आपका विजाति। यहाँ तक हम लोग देखे थे। चलिए आज का टॉपिक हम लोग का अब स्टार्ट होगा। यहाँ से देखिए क्या था बाबू, स्वरों का उच्चारण क्या होता है, स्वरों का उच्चारण। तो बोला कि स्वरों का उच्चारण प्राय चार प्रकार से, कितने कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों का उच्चारण मुख्यतः चार प्रकार से होता है। एक होता है निर्नुनासिक, अनुनासिक, सानुनासिक, विसर्ग युक्त, क्या है विसर्ग युक्त। ये चार प्रकार के होते हैं स्वरों का उच्चारण। क्या होता है स्वरों का उच्चारण, याद रखिएगा आपको। तो निर्नुनासिक स्वर, तो बोला आपका यदि स्वरों का उच्चारण क्या है, यदि स्वरों का उच्चारण सिर्फ मुख से किया जाए तो ऐसे स्वर को निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है ना बाबू। तो बोला याद रखिए बाबू, यदि स्वरों का उच्चारण सिर्फ मुख से किया जाए तो ऐसे स्वरों को निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे में आ ई उ ए ओ, ये आपका क्या हो स्वर है। तो यही बोला आपका कि यदि स्वरों का उच्चारण सिर्फ मुख से, किसी मुख से किया जाए, किसी का सहारा नहीं लिया जाए, तो ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अब बोला है अगला नेक्स्ट आपका अनुनासिक स्वर, क्या बाबू है अनुनासिक स्वर। तो बोला है कि यदि स्वरों का उच्चारण मुख और नाक से किया जाए तो ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे में अन, आ पर चंद्र बिंदु, ई पर चंद्र बिंदु, बड़ी पर चिन्ह, ऊ पर चंद्र बिंदु और बड़ी ऊपर ए पर ए पर ऊपर सभी पर चंद्र बिंदु, ठीक है। तो याद रखिए यदि स्वरों का उच्चारण मुख और नाक, किसे हो मुख और नाक, अंगा, देखिए अंगा भी बोल सकते हैं इसमें कोई, देखिए अंगा, तो यहाँ पर भी मुख और नाक का उपयोग हो रहा है, ठीक है। चाहे ई वाला आपको याद रखिए, आपका हो जाएगा जैसे अंग, ई वाला अंग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, न हो जाएगा, ये सब में भी आ जाएगा आपका मुख और नाक। तो उसी को कहते हैं अनुनासिक स्वर, मुख और नाक से आएगा। चंद्र बिंदु के बदले बिंदु भी दिया, क्या वही बोला है कि चंद्र बिंदु के बदले क्या होता है बिंदु भी दे, जैसे सिंगार, तो अंगूर, तो इसको देखिए सिंगार अंगूर, इस तरह से हम लोग लिख सकते, कोई दिक्कत आपका नहीं, जो अभी बताए थे। अनुस अनुस्वर क्या हो, सानुस्वर, क्या है सानुस्वर, इसमें स्वरों के ऊपर सानुस्वर यानी कि डिग्री का प्रयोग होता है। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे अंगत, डिग्री का ना अन स्वर का, कैसे सॉरी अन स्वर का, किसका हो अन स्वर का। तो बोला कि इसमें स्वरों के ऊपर अनुस्वर यानी कि अन स्वर का प्रयोग होता है, अनुस्वर का। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे अंगत, अंगूर, ईंट, कंकर, तो सबसे किसे नाक से होता है, किसे हो नाक से। विसर्ग युक्त, इसमें स्वरों के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है। इसका उच्चारण घोष ध्वनि की तरह होता है, जैसे स्वतः, प्रातः, पाया। तो आपका किस किस होता है, तो याद रखिए आप विसर्ग को हम लोग क्या कहते हैं घोष ध्वनि भी कहते हैं। तो बोला कि विसर्ग युक्त क्या है, तो बोलेंगे विसर्ग स्वरों के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है, इसका उच्चारण घोष ध्वनि की तरह होता है, जैसे में स्वतः, प्रातः, पाया आदि आपका हो जाएगा। संस्कृत में इसका क्या बोला आपका, संस्कृत में इसका प्रयोग तत्सम में किया जाता, क्या होता है संस्कृत में इसका प्रयोग तत्सम में किया जाता है। तत्सम में क्या आता है स्वर, मात्रा एवं स्वर, क्या है मात्रा एवं स्वर, तो व्यंजन एवं संयोग,
स्वर क्या होता है? तो मात्रा एवं स्वर होता है, व्यंजन का संयोग होता है। कहता है मात्रा एवं स्वर का या व्यंजन का संयोग। यहाँ देखिए बोला है अस्वर जब किसी व्यंजन से मिलता है तब व्यंजन, सॉरी यहाँ छूट गया, स्वर के संकेत चिन्ह को मात्रा का कहते हैं। स्वर के, ये आपका सभी स्वर है, इसका स्वर का जो भी संकेत या मात्रा है उस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हो? उस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हो? मात्रा कहते हैं। तो वही वाला स्वर के चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वर के 10 संकेत चिन्ह होते हैं। कितने हो? 10 संकेत चिन्ह होते हैं, लेकिन अ का कोई संकेत चिन्ह या मात्रा नहीं होती है। अ स्वर जब भी किसी व्यंजन में मिलता है तब व्यंजन का हल चिन्ह लुप्त हो जाता है। कहता है हल चिन्ह लुप्त हो जाता है। कहता है हल चिन्ह लुप्त हो जाती है, हल चिन्ह। जैसे यहाँ देखिए क है तो क प्लस में आ क्या होगा? क हो गया। यानी आधा क प्लस में आ आया ना तो आपका हल चिन्ह वाला हट जाएगा, तो सीधे क हो जाएगा। क्या होगा? का इसी तरह से ख वाला त वाला है। ठीक है बाबू। अब यहाँ देखिए बाबू, आकार की मात्रा क्या होती है? तो इस तरह से तो कहते हैं आकार। ई की मात्रा तो आपका हर्षिकार, बड़ी की मात्रा दीर्घिकार, ऊ की मात्रा हर्षुकार, बड़े ऊ की मात्रा दीर्घकार, री की मात्रा क्या होता है? इस तरह से री हो जाए। ठीक है। आपका एकार, एकार, ओकार और औकार क्या होगा? औकार हो जाए। ठीक है बाबू। ये आपका हो जाएगा, इस तरह से रहता है ना, उस तरह से हो जाए। ठीक है ना बाबू। अगला बोला है र प्लस में बड़ी तो आपका रू, र प्लस में क्या होगा? रू हो जाए। तो याद है कि र ऐसा चीज है कि इस तरह से लिखा, क्या इस तरह से लिखते हैं दीर्घकार के रूप में या हर्षुकार के रूप में। किसी भी स्वर के साथ किसी दूसरे स्वर की मात्रा या अपनी मात्रा नहीं लगती। किसी भी स्वर में ना, किसी भी स्वर के साथ किसी दूसरे स्वर की मात्रा या अपनी मात्रा नहीं लेते। कोई भी स्वर हो, जैसे उसके साथ ना, जैसे आ है तो आ के साथ हम दूसरा का मात्रा नहीं लगा सकते। जैसे इस तरह से नहीं लगा सकते, इस तरह से हम ना लिख सकते, इस तरह से लिखना गलत हो जाएगा। चाहे हम लोग आ में इस तरह से नहीं लिख सकते, क्या कि यह स्वर है, स्वर में किसी तरह की मात्रा नहीं लगे, वो खुद स्वर एक मात्रा के रूप में ही लिखा था। अगला बोला है व्यंजन वर्ण। कौन बना बाबू? व्यंजन वर्ण। तो बोला कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं बाबू। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में अ स्वर की सहायता से क ख ग आदि वर्ण का उच्चारण होता है, अतः क ख ग में अगर हलंत लगाता है तो अ व्यंजन के साथ आने पर ये सब हट जाए। क्या होगा? सभी का हलंत हट जाए। तो आदि व्यंजन वर्ण है। मूल व्यंजन की कुल संख्या 33। कितना होता है? याद है कि मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है? 33। कितना होता है? 33। देखिए आपका था क ख ग चछरा टठरा तथदा पफवा या रा ला हुआ तालाब से मुंडन से डंडे से हा तक। कहाँ तक हो? हाँ तो आपका देखिए ये आपका 5 10 15 20 25, आप 25 में 8 जोड़ी तो कितना होगा? 33। कितना होगा? तो मूल व्यंजन की संख्या कितना होगा? 33। ये आपको याद है, ऑब्जेक्टिव में याद रखेगा। बोला है कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है बाबू? तो याद रखिए कितना हो, जल्दी से बोलिए। आप लोग लिख के बोल सकते हैं 33। कमेंट कर सकते हैं कितने होते हैं मूल व्यंजन। ठीक है हो, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। व्यंजन वर्ण के भेद क्या है? हम लोग पहले वन के भेद देखे तो वन दो प्रकार का तो मुख्यतः होता है, इसे तीन प्रकार के भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग मुख्यतः दो प्रकार के लेके चले। सभी व्यंजनों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है व्यंजन में। तो बोला कि सभी व्यंजनों को मुख्यतः तीन भागों भागों में बांटा गया। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन। तो व्यंजन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन। ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हो। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन। तो देखते हो क्या हो, कितना लंबा लिखा गया। बोला देखिए स्पर्श व्यंजन क्या बोला है? स्पर्श व्यंजन। तो बोला आपका स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? बोला कि जो व्यंजन कंठ तालु मृदा होठ दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं उसे उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो याद रखिए हो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? बोलेंगे जो व्यंजन कंठ तालु मुर्दा होठ दांत आदि से क्या है? स्पर्श से बोले जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है। कितना हो? तो याद रखिए स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितना है? 25। जैसे में क ख ग अंग आपका कंठ हो जाएगा,
च वर्ग में च छ ज झ, यहाँ हो जाएगा, यहाँ छूट जाएगा आपका तालु हो जाएगा। ट ठ ड ढ न में आपका मुर्दा हो जाएगा। त थ ध ध में दंत हो जाएगा। प फ में ओष्ठ हो जाएगा। कितना ओष्ठ, ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 25। तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, कितने 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों से परस्पर सटने से होता है। जैसे लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता। कहता है पूर्ण रूप से नहीं होता है, बोला है कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो बोले इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों से परस्पर सटने से होता है, लेकिन पूर्ण रूप से क्या होता है, लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं, क्या होता है, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं हो पाते। अब बोला है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है अंतस्थ व्यंजन, याद रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है 4। कितनी होती है 4, आपका याद रखें, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है आपका 4। बोला उस व्यंजन क्या आता है, बोला आपका इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। किससे होता है, तो बोला कि उनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। अगला बोला है कि उस व्यंजन की संख्या 4 है। कितनी है 4 है। स है, मूर्धन्य स, दंतीय स और ह है। क्या है, अब बोला है छ, तर, ज्ञ और सर को संयुक्त व्यंजन क्या कहते हैं, संयुक्त। र और ढ, ये क्या आपका ये अलग होता है व्यंजन, ठीक है, ये आपका अलग है। संयुक्त व्यंजन बोले क्या, संयुक्त व्यंजन इसको छ, तर, ज्ञ और सर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हम लोग अभी देखे हैं, पहला देखिए स्पर्श व्यंजन, क्या देखे बाबू, पहला देखे हम लोग स्पर्श व्यंजन, यहाँ से याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन। व्यंजन इसमें आपका कितना होता है टोटल 25। कितना होता है 25, कहाँ से, क से लेके म तक, कहाँ तक, क से म तक को जो होगा ना उसको हम लोग कहेंगे स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे, स्पर्श। इसकी संख्या कितनी होती है 25। कितनी होती है 25। उसके बाद देखें हम लोग अंतस्थ व्यंजन, क्या देखा हो, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद एक आया था उष्म, क्या था उष्म व्यंजन। एक आया था संयुक्त, क्या था संयुक्त व्यंजन। देखिए इसकी संख्या 4। कितनी होती है 4। कौन कौन होता है, तो आपका य, र, ल, व। इसकी संख्या भी 4 होती है। आपका ये होता है तलाबे स, मूर्धन्य स, दंतीय स और ह होता है। इसकी संख्या छ, तर और ज्ञ और सर, क्या होता है सर, ये भी 4 होते हैं। सभी 4 4 होते हैं। तो ये दोनों क्या आते हैं, ये दोनों वन में आते हैं, ये आपका वन में नहीं आते। बस इतना ही फर्क है इसमें, अब ठीक है। अब बोला आपका संयुक्त व्यंजन, तो छ, तर, ज्ञ और सर को हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं देगा। वही तो बोले थे कि छ, तर, ज्ञ और सर को हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं देगा, लेकिन यह रचना दो व्यंजनों के मेल से, इसलिए इन्हें संयुक्त या संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे हिंदी में र और बड़ी र और ढ, उर्दू में क, ख, ग आदि, और अंग्रेजी में ज और फ। इसको वन में नहीं लिखा गया, ठीक है बाबू। उर्दू में क, ख को नहीं रखा है, अंग्रेजी में ज और फ को नहीं रखा है, हिंदी में क्या बड़ी र और बड़ी ढ को नहीं रखा गया, ठीक है बाबू। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। आपका क्या पार्ट 2 कितना गया बाबू, पार्ट 2 कितना गया, पार्ट 2 आ गया आपका। यानी कि एक लास्ट आपका पार्ट 3 कितना हो, पार्ट 3 आपका खत्म हुआ। पार्ट 3 आप खत्म कर दीजिए, यहाँ से आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपका तैयारी हो जाएगा वो। इसको अच्छे तरह से पढ़िए। इसके वाला जो पार्ट 3 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, अभी भी आपका ऑब्जेक्टिव बहुत यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है ना वो। तो इसके बाद वाला जो आने वाला है वो आएगा कंठ से बोलने वाला, तालु से बोलने वाला, चित्त के साथ हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है ना बाबू। चलिए, इसके बाद जल्दी ही इसके बाद पार्ट 3 खत्म होने के बाद क्या होता है, पार्ट 3 खत्म होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्या दे देंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव दे देंगे। तो आप लोग वहाँ से ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव जो हो जाएगा आपका उसके बाद आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम में एक भी नंबर इससे कटने उठने का नहीं है। तो वीडियो को आप लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबू।